हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आगे के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर के। हमने 6 तक के न्यूमेरिकल कर लिए थे। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। साथ ही साथ इनकम टैक्स का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे आज। मिस्टर ए इज़ द ओनर ऑफ द हाउस। मिस्टर ए जो है वो हाउस के ओनर हैं, जो कि हाउस जो है वो मुंबई में है एंड कम्प्लीटली लेट आउट फॉर द रेजिडेंशियल पर्पसेस। और जो हाउस है वो कम्प्लीटली किस लिए लेट आउट किया हुआ है? रेजिडेंशियल पर्पस के लिए लेट आउट किया हुआ है। फिर इसमें नेक्स्ट बोलते हैं कि कंसिस्टिंग ऑफ 2 फ्लैट्स, 2 फ्लैट्स हैं जिसमें दोनों डिफरेंट साइजेस के फ्लैट्स हैं। दे आर लेट आउट एट 5000 पर एनम। एक बार जो फर्स्ट फ्लैट है उसको तो 5000 पर एनम पे दे रखा है, सॉरी पर मंथ पे दे रखा है, और दूसरे वाला जो फ्लैट लेट आउट किया हुआ है उन्होंने वो दे रखा है 7000 पर मंथ। ठीक है। फिर इन्होंने बोला है म्युनिसिपल वैल्यू हाउस की कितनी है? 96,000। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि म्युनिसिपल वैल्यू जो है वो पूरे हाउस की गिवन है। ठीक है। जो उन्होंने 2 पार्ट अलग अलग लेट आउट किए हुए हैं, 2 फ्लैट्स अलग लेट आउट किए हुए हैं, तो इन दोनों की मिलाकर दे रखी है। तो आपने इसको क्या करना है? इसको डिवाइड करना है। किस रेशियो में डिवाइड करोगे? ये 5000 पर मंथ है, ये 7000 पर मंथ है, तो यहाँ से 5 और 7 का रेशियो निकल कर आ जाएगा। तो 5 और 7 के रेशियो में इसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है। फिर रेट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स गिवन है 15% का, और अदर पर्टिकुलर्स दे रखे हैं। हाउस जो है न्यूली कंस्ट्रक्ट किया गया है और कंस्ट्रक्शन जो है वो 1 अप्रैल 2016 में कंप्लीट हुई है। ठीक है, कंप्लीट वाली डेट है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन कब लिया गया? 1 अप्रैल 2013 में लोन लिया गया, और कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई है? 1 अप्रैल 2016 में। लोन लिया गया है 1 लाख का, 10%, और यहाँ पर इन्होंने 10% निकाल कर दिखा रखा है इंटरेस्ट ऑन लोन जो भी है। और इंटरेस्ट फॉर द प्रीसीडिंग 3 years वर ऑल्सो पेड बट नॉट क्लेम्ड एट डिडक्शन। 3 साल का उन्होंने पे तो कर दिया इंटरेस्ट, लेकिन उनको उसकी डिडक्शन क्लेम नहीं हुई है। सेकेंड फ्लैट जो सेकेंड फ्लैट है यानी ये 7000 वाला, ये वेकेंट रहा 3 महीने के लिए। अब यहाँ पर वेकेंट तो इन्होंने बोल दिया, अब इसने मिस्टर ए ने यूज़ तो नहीं किया जब वेकेंट रहा है, ऐसा कुछ नहीं बोला, तो हम इस केस में क्या लेंगे? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड के इक्वल ले लेंगे, GAV। ठीक है। फिर कलेक्शन चार्जेस बोल रखे हैं, बट एक्चुअल एक्सपेंसेस इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमारे कलेक्शन चार्जेस जो है आता ही नहीं है हमारे जो फॉर्मेट है उसके अंदर, तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। अब हमें क्या कंप्यूट करने को बोला है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट करने को बोला है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? पहले जो फर्स्ट फ्लैट है उसकी एनुअल वैल्यू तक कैलकुलेट करेंगे और सेकेंड फ्लैट की एनुअल वैल्यू तक कैलकुलेट करेंगे। उन दोनों की एनुअल वैल्यू को प्लस करने के बाद हम जो डिडक्शंस देते हैं ना, तो उन दोनों को एनुअल वैल्यू जो है अलग अलग निकालने के बाद उनको ऐड करेंगे और उसके बाद डिडक्शंस देंगे। ठीक है। अब देखो कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट फ्लैट का हम लिख लेंगे सारा। हमारा जो फर्स्ट फ्लैट है उसकी लिख लो। पहले हमें जो है म्युनिसिपल वैल्यू गिवन है, म्युनिसिपल वैल्यू कितने की गिवन है? 96,000 की। और जो फर्स्ट फ्लैट है उसको कितने 5000 पर मंथ पे रेंट पे दिया हुआ है। ठीक है। और ये वेकेंट भी नहीं रहा। अब देखो हमें इसको किस में डिवाइड करना है? 5:7 की रेशियो में। तो 96,000 को अगर आप डिवाइड करते हैं, एक हम 5 की रेशियो में डिवाइड करेंगे और एक हम 7 की रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो 5 की रेशियो में जब आप डिवाइड करोगे 5 + 7 12 हो जाएगा। तो 96,000 इंटू 5/12 कितना आ जाएगा? 40,000। और दूसरी तरफ क्या करेंगे? 96,000 इंटू 7/12 कितना आ जाएगा? 56,000। ये आपका फर्स्ट फ्लैट की म्युनिसिपल वैल्यू हो गई, और ये वाली जो वैल्यू हो गई वो किसकी हो गई? सेकेंड फ्लैट की म्युनिसिपल वैल्यू। ठीक है। यहाँ पर मैंने दोनों निकाल के दिखा दी हैं। जब हम सेकेंड फ्लैट का करेंगे तो डायरेक्ट ही म्युनिसिपल वैल्यू वहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। अब देखो अब हमारे पास म्युनिसिपल वैल्यू है। हम हमें फेयर रेंट जो है वो गिवन नहीं है। ठीक है, नील है। एक्चुअल रेंट कितना है? 5000 पर मंथ है। 5000 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 60,000 का। अब हम निकालेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? म्युनिसिपल वैल्यू और एक्चुअल रेंट, विच एवर इज
ग्रेटर। सॉरी, ये हमारा तो फॉर्मूला वो हो गया ना जीएवी का। एक्सपेक्टेड रेंट का फॉर्मूला कौन सा होता है हमारे पास? फेयर रेंट होता है, और हमारा म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज ग्रेटर, जो भी इसमें से ग्रेटर होगा। फेयर रेंट क्या है? नील है, 0। और म्युनिसिपल वैल्यू कितना निकल कर आया है फर्स्ट फ्लैट का? 40,000। अभी हम सिर्फ फर्स्ट फ्लैट का निकालेंगे, क्लियर है? 40,000 निकल कर आ गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है? जीएवी निकालना है। तो जीएवी कितना आ जाएगा? हम एक्चुअल रेंट लेते हैं और एक्सपेक्टेड रेंट लेते हैं, विच एवर इज ग्रेटर। तो एक्चुअल रेंट कितना है? 60,000 निकल कर आया था अभी हमारे पास, और हमारा जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो हमने कितना निकाला है? 40,000, विच एवर इज ग्रेटर। तो ग्रेटर कौन सा है? 60,000 वाला अमाउंट। 60,000 हमारा क्या हो गया? जीएवी। अब हम इसकी एनुअल वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है? जीएवी हमारे पास 60,000 है, माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स का रेट हमें कितना गिवन था? 15% का। 40,000 पर आप निकालेंगे कितना परसेंट? 15%, क्योंकि हमने 40,000 की तो म्युनिसिपल वैल्यू हमारे पास फर्स्ट फ्लैट की, तो 15% निकालोगे इसका तो आ जाएगा 6,000। इसको माइनस कर दो। अब हमारे पास कोई भी अनरियलाइज्ड रेंट की इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो डायरेक्टली माइनस करके हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा? एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू, ये एनुअल वैल्यू अभी यहीं छोड़ देंगे। कौन से फ्लैट की है ये? फर्स्ट वाले की, फर्स्ट फ्लैट की। अब सेकंड फ्लैट की निकालते हैं, ठीक है? अब सेकंड फ्लैट की एनुअल वैल्यू निकाल लो। सेकंड फ्लैट की म्युनिसिपल वैल्यूएशन हमने कितनी निकाली थी? 56,000 की, वो लिख दो। उसके बाद हमारे पास एक्चुअल रेंट कितना आएगा? अब एक्चुअल रेंट कितना आना चाहिए? 7,000 पर मंथ है। 3 महीने के लिए वेकेंट रहा था ना हाउस, तो इसका मतलब 9 महीने का निकल जाएगा, ठीक है? तो 9 मंथ्स का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 63,000, ठीक है? अब देखो हमारा, अब जब हमारे पास वेकेंट रहा और ऑनर ने उसको यूज़ नहीं किया वेकेंट टाइम पीरियड में भी, तो हम उस टाइम जीएवी क्या ले लेते हैं? जो हमारा एक्चुअल रेंट रिसीव हुआ है उसके इक्वल ले लेते हैं। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड के इक्वल ले लेंगे, तो जीएवी कितना आ जाएगा हमारे पास? 63,000। इतना ही हमें एक्चुअल रेंट रिसीव्ड हुआ है, तो जीएवी लिखो 63,000। उसके बाद आपने क्या माइनस करना होता है? म्युनिसिपल टैक्स। अब म्युनिसिपल टैक्स किस पर निकालोगे? ये वाली म्युनिसिपल वैल्यू पर। तो ये वाली म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है? 56,000। 56,000 पर कितना परसेंट निकालोगे? 15%। 15% निकाल के कितना आ जाएगा? 8,400। इसमें से माइनस कर दो तो हमारे पास डायरेक्टली म्युनिसिपल वैल्यू एनुअल वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब देखो हमारे पास अनरियलाइज्ड रेंट इस केस में भी गिवन नहीं था, सेकंड फ्लैट में भी, तो हम उसको भी छोड़ देंगे या फिर माइनस करके वहाँ पे आप नील शो कर सकते हैं, ठीक है? अब हमारे पास एनुअल वैल्यू कितने की निकल कर आ जाएगी? 54,600 एनुअल वैल्यू। ये कौन सी एनुअल वैल्यू निकल कर आई? हमारी सेकेंड वाले फ्लैट की, ठीक है? अब हमारी फर्स्ट फ्लैट की एनुअल वैल्यू निकल कर आई थी 54,000 और सेकेंड फ्लैट की निकल कर आई है 54,600। कितना आ जाएगा? 10,8600, ठीक है? तो ये एक्चुअल एनुअल वैल्यू है, तो यहाँ पर हम आगे स्टार्ट करेंगे। एनुअल वैल्यू इज इक्वल टू 10,8600। फिर हम इसमें से माइनस कर देंगे जो हम स्टैंडर्ड डिडक्शन देते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन किस रेट पर देते हैं? एट द रेट ऑफ 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। तो इसका 30% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 32,580, ठीक है? और एक हम डिडक्शन देते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन टू प्रीवियस ईयर की दोगे। और एक डिडक्शन कौन सी देते हैं? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ, या आप लिख दो टू प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, ठीक है? अब इन दोनों की डिडक्शन देने के बाद हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगी? इनकम या लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब देखो हमें इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है। इंटरेस्ट ऑन लोन निकालने के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे पास कितने का था? 1 लाख का। 1 लाख का कितना परसेंट लोन था? 10%। 10% उन्होंने वैसे भी क्वेश्चन में ही कैलकुलेट करके दिया हुआ था 10,000 का। अब 10,000 यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्टली प्रीवियस ईयर वाले में, ठीक है? ये सारे माइनस के आइटम्स हैं तो हम ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है? उसके बाद अब हमें क्या बोला था कि लोन कब लिया था? 1 अप्रैल 2013 को लिया था। और कंप्लीट कब हुआ था?
1 अप्रैल 2016 में कंप्लीट हुआ था। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था 1 अप्रैल 2016 में और लोन लिया गया था 1 अप्रैल 2013 में। तो ये वाला कौन सा ईयर हो गया 13-14 और ये वाला कौन सा ईयर हो गया 16-17। अब हम इससे कौन सा वाला ईयर लेते हैं, प्रीवियस ईयर लेते हैं। तो प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा 15-16। अब आपने क्या काउंट करना है यहाँ से लेके यहाँ तक के जो मंथ्स हैं या जो ईयर्स के मंथ्स हैं वो काउंट करने हैं। ठीक है, तो 13-14 पहला साल हो गया, दूसरा साल 14-15, तीसरा साल 15-16। ठीक है, 3 साल हो गए टोटल, 3 साल हो गए तो कितने महीने हो गए 36 मंथ्स। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा इंटरेस्ट कितना निकल कर आया था 10,000 का, 10,000 का 36 मंथ्स का निकालो, कितना आ जाएगा, हमारा निकल कर आएगा 30,000 अमाउंट। अब जब ये 30,000 निकल कर आया है, इसकी हम क्या करते हैं 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट देते हैं। तो 5 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 6,000। अब हमारी कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई थी 16-17 में, तो वहाँ से लेते हुए चलो 16-17, 17-18, 18-19, 19-20 एंड 20-21। 5 साल तक हम लेके जाएंगे इसको। इसमें भी दोगे आप डिडक्शन, इस वाले ईयर में भी डिडक्शन मिल जाएगी, इसमें भी मिल जाएगी और इन सब में मिल जाएगी। ठीक है, जो भी नेक्स्ट 5 ईयर्स होते हैं उसके अंदर डिडक्शन मिल जाती है। तो अब देखो यहाँ पर आपको ये देखना होता है हमेशा कि प्रीवियस ईयर 2020 और 21 लाए करता है जब आप ये डिडक्शंस देखते हैं। अगर लाए करेगा तो आपने वहाँ पे डिडक्शन दे देनी है, अगर लाए नहीं करता तो आपने डिडक्शन वहाँ पर नहीं देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे डिडक्शन दे देंगे क्योंकि लाए कर रहा था तो डिडक्शन दे दी। अब इसका आंसर आ जाएगा 60,020। तो ये क्या आ गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखो। अब हमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना है। फेयर मार्केट रेंट दे रखा है आपको, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड दे रखा है और म्युनिसिपल वैल्यूएशन दे रखा है, स्टैंडर्ड रेंट गिवन है, म्युनिसिपल टैक्स गिवन है और इंटरेस्ट पेड गिवन है। अब यहाँ पर एक नया पॉइंट है इंटरेस्ट पेड। आपको सिर्फ इंटरेस्ट पेड गिवन है 18,000, तो आपको इसका कोई प्री कंस्ट्रक्शन निकालने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और अगर आपको ऐसे इंटरेस्ट पेड दे रखा है और कंस्ट्रक्शन पीरियड भी दे रखा है तो उस केस में भी आपने ध्यान में रखना है कि अगर आपको इंटरेस्ट पेड पूरा का पूरा गिवन है, आपको बोल रखा है कि इंटरेस्ट आपने पे कर दिया, तो उस केस में चाहे आपको कंस्ट्रक्शन पीरियड और कंप्लीशन पीरियड दे रखा हो, तब आपने प्री कंस्ट्रक्शन का अमाउंट नहीं निकालना है। इसका मतलब यहाँ पर इसमें इंक्लूड होगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, फेयर रेंट हमें कितना गिवन था 80,000 का। फिर है एक्चुअल रेंट रिसीव हमें हुआ था 72,000 का। म्युनिसिपल वैल्यूएशन गिवन है 50,000 की और हमारे पास म्युनिसिपल टैक्स का रेट बोल रखा है 20% का, इसका मतलब 20% इस पर लगेगा। और हमें क्या बोल रखा है, हमने इंटरेस्ट पे किया है 18,000 का। ठीक है, यही क्वेश्चन बोलता है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले निकालना है एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालोगे, म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट विच एवर इज ग्रेटर। ठीक है, अब ग्रेटर कौन सा है इसमें से, पहले लिखो 50,000 और फेयर रेंट हमें कितना गिवन है 80,000। जो भी ग्रेटर होगा वो लिख देने, 80,000 लिख दिया, ये ग्रेटर आ गया। अब जीएवी निकालो। जीएवी निकालने का फॉर्मूला क्या था कि हमारे पास एक्चुअल रेंट और हमारा जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो कौन सा उसमें से ग्रेटर है। ठीक है, एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट विच एवर इज ग्रेटर। एक्चुअल रेंट कितना है 72,000 का और एक्सपेक्टेड कितना आया 80,000। ग्रेटर कौन सा है 80,000 का, ये आ गया जीएबी। अब जीएबी आने के बाद लिखो डायरेक्ट जीएबी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्वेश्चन में हमें एक चीज़ और गिवन थी, हमारा स्टैंडर्ड रेंट 60,000 का। ठीक है, यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है अगर नहीं लेते इसको। स्टैंडर्ड रेंट हमारा 60,000 का था। जो हमारा ये आंसर निकल कर आता है इसको हम किससे कंपेयर करते हैं, जो हमारा स्टैंडर्ड रेंट होता है, और फिर उसमें से कौन सा वाला ले लेते हैं, लेसर वाला। तो लेसर कौन सा है 60,000। तो यहाँ पर जो ये वाला अमाउंट आएगा ये 60,000 आ जाएगा।
और हम जब इसको कंपेयर करेंगे तो हमारा बड़ा वाला कौन सा है, 72,000। अब GAV कितना आ जाएगा, 72,000। इसमें से आप माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स कितना परसेंट निकालना है, 50,000 का 20% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 10,000। हमारे पास कोई अनरियलाइज रेंट गिवन नहीं है तो डायरेक्ट हमारे पास क्या आ जाएगी, एनुअल वैल्यू आ जाएगी। और इसमें हमने क्या दे देनी है अब, स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी की दे दोगे, 30% के रेट पर है, तो 30% के रेट पर निकालो 62,000 की तो आ जाएगी 18,600। तो उसके बाद हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 43,400। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ दोबारा से अमाउंट, 43,400 वाला। अब माइनस कर दे इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन का इंटरेस्ट, ठीक है, वो कौन सा था, हमें गिवन था इंटरेस्ट पेड 18,000 का। ये माइनस करो कितना आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 25,400। तो ये निकल कर आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, अब मैं आपको एक टॉपिक करा रही हूँ। अब जब मैंने बोला था, जब मैं लेट आउट का केस करा रही थी, मैंने कहा था हम लोग जो है बिल्डिंग को अपने खुद के रहने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हम उसको किराए पे भी दे सकते हैं। किराए वाला टॉपिक मैंने करा दिया, लेट आउट वाला। अब हमारा बचता है बिल्डिंग सेल्फ ऑक्यूपाइड की, मैंने खुद ले रखा है, ठीक है, मैं उसको खुद यूज़ कर रही हूँ। अब देखो, अब इसमें 3 पार्ट कर दिए मैंने, ठीक है, बिल्डिंग सेल्फ ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड। अगर आपने बिल्डिंग अपने आप के लिए ले रखी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखी है, तो उस केस में आपका जो GAV होता है वो नील होता है, ठीक है। और अनऑक्यूपाइड आपने नहीं कर रखी तो नॉर्मल केस है, इसका मतलब आपने लेट आउट कर रखी होगी, या अगर आपने लेट आउट भी नहीं कर रखी तब भी माना जाता है डीम टू बी लेट आउट, ठीक है। फिर सेकेंड केस है सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर द पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड लेट आउट फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर, मोर देन वन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। अगर एक से ज़्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस हैं तब क्या होगा, और सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर आपने पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर सिर्फ आधे साल ही आपने अपने पास रखा, उसको अपने साथ सेल्फ ऑक्यूपाइड रखा और बाकी के टाइम पर आपने लेट आउट कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। तो अभी ये दोनों केस करेंगे। इस केस का मैंने बता दिया कि नील होता है। अब देखो, हम लोग जब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालते हैं, जब हम सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में निकालते हैं तो उस टाइम क्या होता है, हमारा जो GAV होता है वो नील हो जाता है, ठीक है। म्युनिसिपल टैक्स की भी कोई डिडक्शन नहीं मिलती, अनरियलाइज रेंट की भी डिडक्शन नहीं मिलती, नील होता है वो भी। तो ये सब जब नील है तो एनुअल वैल्यू भी नील होगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। सिर्फ ये दोनों डिडक्शंस मिलती है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू प्रीवियस ईयर और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का। इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो हमारा हमेशा, जब आप सेल्फ ऑक्यूपाइड का केस में ध्यान रखना कि आपको हमेशा लॉस ही मिलेगा, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन प्रीवियस ईयर और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में एक कंडीशंस हैं, तो वो कंडीशंस मैं भी आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले हम जो भी ऊपर 2 केसेस हैं, इन 2 केसेस को पढ़ते हैं, ठीक है। सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर द पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड लेट आउट फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर। मैं जब भी क्वेश्चन आपको करा रही हूँ, मैंने हमेशा ये बोला है कि अगर कोई चीज़ वेकेंट रही है, कोई बिल्डिंग वेकेंट रही है, कोई प्रॉपर्टी आपकी वेकेंट रही है, और अगर आपने उसको यूज़ नहीं किया, यानी ओनर ने उसको यूज़ नहीं किया है, तो हम क्या लेते हैं, GAV एक्चुअल रेंट रिसीव के इक्वल लेते हैं। लेकिन अब मेरी प्रॉपर्टी है 3 महीने के लिए वेकेंट रही थी, बाकी के 9 महीने मैं उसमें खुद रही थी, तो उस केस में क्या होता है, हमारा GAV जो होता है वो एक्सपेक्टेड रेंट के इक्वल होता है और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड वाले के इक्वल होता है, यानी जो मेन फॉर्मूला है उसी के इक्वल रहेगा। तो हम इसको ये मान के चलते हैं कि ये लेट आउट का केस है, लेट आउट की तरह इसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। अगर वो मैंने यूज़ नहीं किया, मेरी प्रॉपर्टी थी, वो वेकेंट रही, अगर मैंने यूज़ नहीं करी, तो उस केस में क्या होगा कि GAV हमारा एक्चुअल रेंट के रिसीव के इक्वल होता है। लेकिन अगर मैं पहले 9 महीने रही, मेरा कहीं किसी जगह पर ट्रांसफ़र हो गया, तो उस वजह से मैं 3 महीने पिछले साल नहीं रह पाई अपनी प्रॉपर्टी पर, तो अपनी बिल्डिंग में या अपनी जो हाउस है उस प्रॉपर्टी पर मैं नहीं रह पाई, तो उस केस में हमारा GAV जो होता है वो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड के इक्वल होता है, और इसमें से कौन सा वाला अमाउंट लेते हैं, विच एवर इज ग्रेटर। क्लियर है। फिर है मोर देन वन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, यहाँ पर लिख लेना, मोर देन वन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, ठीक है। ओनली 2 हाउस
ही हैज़ डिक्लेयर सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड रिमेनिंग हाउस विल बी डीम्ड डिक्लेयर लेट आउट। अब मेरे पास मान लो 7 बिल्डिंग है मेरे पास, ठीक है, 7 बिल्डिंग्स हैं, इनमें से किसी 2 बिल्डिंग को मैं कह सकती हूँ मेरी सेल्फ ऑक्यूपाइड है और बाकी की बिल्डिंग लेट आउट कंसिडर की जाएंगी। और आपने ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो आप 2 बिल्डिंग को सेल्फ ऑक्यूपाइड डिक्लेयर कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन में बोला है कि कौन कौन सी बिल्डिंग सेल्फ ऑक्यूपाइड डिक्लेयर हुई है तो ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन कि कौन कौन सी बिल्डिंग सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उस केस में आपने क्या करना है, जिनकी हाईएस्ट वैल्यू होगी उन बिल्डिंगों को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड डिक्लेयर कर दोगे और नीचे नोट डाल दोगे कि मैंने इनको सेल्फ ऑक्यूपाइड डिक्लेयर किया है, ठीक है, जिनकी हाईएस्ट वैल्यू होगी। म्युनिसिपल वैल्यूएशन देखते हैं, तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन अगर हाईएस्ट होगा तो उस केस में ही आपने बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर आपने डिक्लेयर करी है अपनी 2 प्रॉपर्टीज को तो उस केस में जीएबी नील होगा। जैसे हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में जीएबी नील होता है, आपका म्युनिसिपल टैक्स नील होता है, एनुअल वैल्यू नील हो जाता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो देते हैं वो भी नील होता है। उसके बाद अगर डीम्ड लेट आउट है तो वही जो जीएबी होगा वो एक्सपेक्टेड रेंट के इक्वल होगा। इस केस में आपका जीएबी, क्योंकि एक्चुअल में वो लेट आउट नहीं की गई है, हमने ये माना कि लेट आउट है, तो आप जैसे मान लो मेरी 2 बिल्डिंग्स तो मैंने यहाँ पर दे दी, सेल्फ ऑक्यूपाइड में डिक्लेयर कर दी, बाकी की बिल्डिंग्स पर तो मैंने एक्चुअल में किराए पे चढ़ाया ही नहीं था, तो उन्होंने ये तो मान लिया कि ये किराए पे चढ़ी हुई है, तो मैंने कहा कि हाँ ये इस एरिया में है तो इसका रेंट इतना होगा, 5,000 होगा या 6,000 होगा, तो मैंने एक एक्सपेक्टेशंस लगाई हैं, तो इस वजह से जो जीएबी होता है वो डायरेक्टली एक्सपेक्टेड रेंट के इक्वल होगा। क्लियर है। अब मैंने कहा था कि इंटरेस्ट ऑन लोन पर कुछ कंडीशंस हैं, तो कंडीशंस क्या होती हैं, अगर आपने जो है लोन 31 मार्च 1999 में लिया है, ठीक है, 31 मार्च 1999 को लिया है या उससे पहले लिया है, तो आपको मैक्सिमम डिडक्शन 30,000 की अवेलेबल हो जाती है। लेकिन अगर आपने लोन जो है, यहाँ पर ना एक चीज़ और लिख लेना, ऑन और आफ्टर, ठीक है, लोन अगर आपने 31 मार्च 1919 को लिया है, 1999 को लिया है और उसके बाद लिया है, तो उस केस में क्या होता है, अगर आपने रिपेयर और रिन्यूअल और रिकंस्ट्रक्शन के लिए लिया है तो उस केस में मैक्सिमम डिडक्शन आपको 30,000 की अवेलेबल हो जाती है। लेकिन अगर आप उस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए लोन ले रहे हैं या कंस्ट्रक्शन करने के लिए लोन ले रहे हैं, यानी जो स्टार्टिंग से कंस्ट्रक्शन होता है ना, अगर उसके लिए ले रहे हो तो मैक्सिमम डिडक्शन आपको 2 लाख की अवेलेबल होती है। मैं एक बार दोबारा से बता रही हूँ, अगर रिपेयर के लिए आपका खुद का घर है, आपने रिपेयर कराया है या रिन्यूअल कराया है या रिकंस्ट्रक्शन कराने के लिए लोन लिया है, तो मैक्सिमम डिडक्शन आपको मिलती है 30,000 की। लेकिन अगर कब कराया है, 31 मार्च 1999 को या उसके बाद, ठीक है, बिफोर का है तो सिंपल सी है कि आपको मैक्सिमम डिडक्शन 30,000 की मिल जाएगी। अगर उसके बाद कराया है तो रिपेयर और रिन्यूअल के लिए तो 30,000 की मिलेगी। अगर आपने परचेज किया है, न्यू हाउस परचेज किया है या उसकी कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, आपने कोई लैंड ले ली, उसके ऊपर आप अपने हाउस की कंस्ट्रक्शन करा रहे हो, तो उस केस में जो मैक्सिमम डिडक्शन मिल जाता है वो मिल जाता है 2 लाख का। क्लियर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, बीच के जो क्वेश्चंस हैं वो हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी उसमें नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। बिल्डिंग फर्स्ट यूज्ड एज अ रेजिडेंस के लिए यूज़ की गई हैं। एनुअल रेंटल वैल्यू उसकी गिवन है 1,45,000 की। टैक्सेस पे किए गए हैं 28,000 के। रिपेयर्स जो हैं, एक्चुअल रिपेयर्स हुए हैं 40,000 के। रिपेयर से तो हमें कोई मतलब नहीं है। उसके बाद सेकंड बिल्डिंग जो है उसमें से आपको रेंट कलेक्ट हो रहा है 12 मंथ्स का, 4,000 पर मंथ का आपने चार्ज किया हुआ है, तो वो कितना कलेक्ट हो रहा है 48,000। टैक्सेस पे किए हैं 12,000 के। इंटरेस्ट पेड ऑन द मॉर्गेज लोन ऑन बिल्डिंग, इंटरेस्ट आप कितना पे कर रहे हैं 5,000 का मॉर्गेज लोन, ठीक है। द मॉर्गेज लोन वाज 50,000 का लोन था और इट वाज यूज्ड एज फॉलोज। ये यूज कैसे किया गया है, ये लोन जो लिया गया है, रीमॉडलिंग बिल्डिंग नंबर 2, बिल्डिंग नंबर 2 को रीमॉडल किया गया फॉर गेटिंग अ हायर रेंट। हायर रेंट लेने के लिए रीमॉडल किया गया, इसका मतलब क्या है कि इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, ठीक है। उसके बाद एडवांस टू फर्म XYZ वेयर मिस्टर X इज अ पार्टनर, फ्री ऑफ इंटरेस्ट। ये वाला जो हायर रेंट वाला था 25,000 का, और एडवांस में पेमेंट की है फर्म को, XYZ फर्म को, वो 20,000 की गई है। पर्सनल यूज़ के लिए लिया गया है। और मीटिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ सन, अपने बेटे की एजुकेशन के लिए इन्होंने
लोन लिया वो लिया 5000 का, यानी टोटल इस तरह से मिलाकर लोन लिया गया है। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, इसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, सबसे पहले लिखो कंप्यूटेशन ऑफ, दो हमें बिल्डिंग गिवन है तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कौन सा ईयर चल रहा है, असेसमेंट ईयर, फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 to 22। ठीक है, अब हमारे पास बिल्डिंग 1 का केस है। पहले बिल्डिंग 1 जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो इसका सब कुछ क्या आ जाएगा, नील आ जाएगा। ठीक है, आप जीए भी लोगे तो वो भी नील होगा, आप अगर इसका म्युनिसिपल टैक्स लेते हैं तो वो भी नील होगा। ठीक है, लेकिन इस तरह से आपने बनाकर दिखाना ज़रूर है। अनरियलाइज रेंट रहते हैं तो वो भी नील है, लेकिन वो अगर क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो एनुअल वैल्यू जो आ जाएगी वो आपकी नील होगी, स्टैंडर्ड रेंट नील होगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है सॉरी वो 30% एनुअल वैल्यू पर जो लगती है वो नील हो जाएगी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन वाली जो हमें डिडक्शन मिल जाती है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन वाले केस में क्या है कि लोन बिल्डिंग सेकंड के लिए लिया गया है, ना कि बिल्डिंग फर्स्ट के लिए। ठीक है, तो ये भी नील है, इंटरेस्ट ऑन लोन पूरा ही नील है, तो हमारा जो इनकम होगा वो भी पूरा नील होगा। इस वाले से जो हमें इनकम होगी, इनकम फ्रॉम एचपी, वो नील हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास बिल्डिंग सेकंड है। बिल्डिंग सेकंड ये जो है लेट आउट है। ठीक है, अब इसका जीएवी निकालना है हमें। वो कैसे निकालोगे, आपको कोई भी म्युनिसिपल वैल्यू या फेयर रेंट की कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, सिर्फ एक्चुअल रेंट की गिवन है। तो 48,000 का हमें रेंट गिवन है, 4,000 × 12 वाला। ठीक है, और हमें नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, म्युनिसिपल टैक्स का रेट, म्युनिसिपल टैक्स का अमाउंट बोला है ना, टैक्सेस पेड वाला। तो ये टैक्सेस पेड कितना किया गया है, 12,000 का, वो माइनस कर दो, कितना आ गया 36,000 रुपीज़। माइनस करोगे स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%। 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने की है, इसका निकालेंगे 30% तो आ जाएगा 10800। माइनस कर दो 25,200, माइनस करो इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हाउस प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर इसको छोड़ दो ऐसे ही, हमें कोई कंस्ट्रक्शन पीरियड वगैरह भी नहीं गिवन है, तो इसका मतलब सिर्फ प्रीवियस ईयर वाला लोन आ जाएगा, और यहाँ पर छोड़ देते हैं। अब लोन की हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन थी, हमें कहा गया था कि 50,000 का लोन है, जिसमें से 25,000 का तो आपका कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ हो रहा है, और 20,000 का उन्होंने कहा कि एडवांस पेमेंट के लिए यूज़ हो रहा है, और जो हमारा आगे 5,000 है वो पर्सनल यूज़ का है। ये वाला किस चीज़ के लिए था, रिकंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, अब जो 50,000 का लोन था उस पर आपको इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दे रखा है, 5,000 का। 50,000 का लोन सिर्फ 25% आपका कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ हो रहा है, बाकी 25% आपका किस लिए यूज़ हो रहा है, ये आपका 5,000 था। ठीक है, तो बाकी का किसके लिए यूज़ हो रहा है, यानी हाफ ऑफ द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, हाफ ऑफ द लोन की जो पेमेंट होगी वो कितने की होगी, हाफ की। ठीक है, क्योंकि हाफ ही आपका रिकंस्ट्रक्शन के लिए हो रहा है, बाकी का तो पर्सनल यूज़ और एडवांस के लिए हो रहा है। तो इस चीज़ को हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि ये किसी तरह से भी आपकी हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं है। तो इसका मतलब 50,000 का हाफ ही यूज़ हो रहा है, तो जो 5,000 आपको इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन है ना, इसका हाफ कर दो, कितना आ जाएगा 2,500। तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन एक्चुअली में हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड वाला कितना जा रहा है, 2,500 जा रहा है। तो बाकी का कितना आ जाएगा 22,700 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो जाता है। आज हम करेंगे यहीं तक का ही टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।